नमस्ते और स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक साथ कई ऐसे बड़े और तेजी से बदलते घटनाक्रमों पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत अहम हैं। एक तरफ हम भारत में हुए उन भारी चुनावी बदलावों को डिकोड करेंगे जिन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार भड़क रहे उस वैश्विक तनाव को समझेंगे जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम भारत के राजनीतिक भूचाल पर नजर डालेंगे। उसके बाद न्यायिक और तकनीकी मोर्चे पर हुए नए विकास की बात करेंगे। फिर हमारा ध्यान जाएगा खाड़ी देशों में बढ़ते सैन्य तनाव की ओर। और आखिर में इन सब चीजों का हमारे और आपके लिए क्या मतलब है, इसके मुख्य निष्कर्ष निकालेंगे, एकदम सीधा और स्पष्ट। तो चलिए जमीन पर उतरते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, भारत का राजनीतिक परिदृश्य। देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में राजनीति एक बिल्कुल ही नया आकार ले रही है। 206, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। अनुमान है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी भारी सीटें जीती हैं। ये कोई मामूली जीत नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक क्लीन स्वीप है। और इसके क्या मायने हैं? इसका सीधा मतलब है कि राज्य में पिछले 15 सालों से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस का शासन अब खत्म हो गया है और बीजेपी पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। पूर्वी भारत में ये सच में एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल है। अब जरा इस स्थिति के दोनों पहलुओं को देखते हैं। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी इस अभूतपूर्व जीत का भारी जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इन चुनाव परिणामों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उनके आरोप बहुत गंभीर हैं। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर वोटों की लूट हुई है, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और राज्य पर जबरन कब्जा किया गया है। कुल मिलाकर लोकतांत्रिक विमर्श में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अगर हम पूर्वी तट से थोड़ा नीचे दक्षिण की तरफ जाएं तो तमिलनाडु की राजनीति भी तेजी से बदल रही है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी अब सरकार बनाने के करीब नजर आ रही है। हालांकि अनुमानों में वो बहुमत के आंकड़े से थोड़े पीछे हैं। फिर भी 7 मई को उनके शपथ ग्रहण की उम्मीद जताई जा रही है। और हाँ, इसी बीच असम से भी नतीजे आए हैं, जहां सत्ताधारी बीजेपी ने एक बार फिर से बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है। राज्यों की इस गहमागहमी से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय संस्थानों और इकोनॉमी की। 38 ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अपडेट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जज एक्ट में संशोधन को आधिकारिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। ये कदम क्यों उठाया गया? जाहिर है, अदालत में सालों से जो पेंडिंग मुकदमों का पहाड़ खड़ा है, उससे निपटने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी संरचनात्मक बदलाव था। टेक और इकोनॉमी की बात करें तो वहां भी काफी एक्शन है। कैबिनेट ने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के साथ 2 नई घरेलू सेमीकंडक्टर यूनिट्स को हरी झंडी दिखा दी है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट आई है जो बताती है कि भारत अभी भी दुनिया के टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर्स में से एक बना हुआ है। मतलब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी पर भारत का प्रभाव बहुत गहरा है। अब अपना नजरिया थोड़ा वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं। मिडिल ईस्ट में भड़कता सैन्य संकट और उसका दुनिया पर असर, ये हमारा अगला फोकस है। ये क्षेत्रीय तनाव अब सिर्फ 2 देशों की बात नहीं रह गया है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पेट्रोलियम जोन पर ईरान ने जो स्ट्राइक्स किए हैं, दुर्भाग्य से उनमें भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन तो खतरे में है ही, साथ ही हमारे प्रवासियों की सुरक्षा पर भी सीधा असर पड़ा है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। और इसी बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बयानबाजी का जो पारा है, वो सच में 7वें आसमान पर है। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। सीधे तौर पर बेहद गंभीर चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो ईरान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये बयान साफ दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का स्तर इस वक्त कितना नाजुक है और किसी भी पल वहां युद्ध भड़क सकता है। इन सब चीज़ों का ग्राउंड पर क्या असर हो रहा है? व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च कर दिया है। लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं और इसका सबसे बड़ा आर्थिक खामियाजा हम सब तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के रूप में देख रहे हैं।
सीज़फायर की स्थिति इस वक्त बहुत कमज़ोर है और इजराइल जैसे पड़ोसी देश बिल्कुल हाई अलर्ट पर हैं। खैर, एक तरफ जहां खाड़ी देशों में तनाव चरम पर है, वहीं एक दूसरे बड़े युद्ध क्षेत्र से कुछ अलग सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का ध्यान इस बात पर गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच संभावित सीज़फायर या युद्ध विराम को लेकर दुनिया के नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ शांति का कोई रास्ता निकल पाता है। तो इन सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अगर एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है। आइए इसके मुख्य निष्कर्ष निकालते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया विजुअल समरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन विषयों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। एक तरफ हमें भारत की प्रेस फ्रीडम रैंक जो 157 पर है उसे ध्यान में रखना है, साथ ही घरेलू स्तर पर चुनाव सुधार और न्यायिक संशोधनों पर नजर रखनी है, और वैश्विक स्तर पर भारत और पश्चिम एशिया के कूटनीतिक रिश्ते और यूएई में चल रहा तनाव सबसे अहम विषय बने हुए हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, एक तरफ भारत का तेजी से बदलता और ध्रुवीकृत होता राजनीतिक परिदृश्य है और दूसरी तरफ खाड़ी देशों में उबलता हुआ सैन्य तनाव। आपके विचार में इनमें से कौन सी घटना आने वाले पूरे दशक का भविष्य तय करेगी? इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।